हेलो विद्यार्थियों, आज हम दूरदर्शी का अध्ययन करेंगे। दूरदर्शी दो प्रकार के दूरदर्शी, अपवर्ती और परावर्ती। अपवर्ती को खगोलीय दूरदर्शी भी कहा जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूरदर्शी की। होती क्या है दूरदर्शी? दूरदर्शी में प्रकाशिक उपकरण होते हैं जो अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि दूरस्थ स्थित वस्तुएं हमें आकार में छोटी प्रतीत होती हैं। वास्तव में चाहे उनका आकार बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण उनके द्वारा हमारे नेत्र पर अंतरित जो दर्शन कोण होता है उसका मान अल्प होता है। इस कारण में हमें आकार में कम प्रतीत या छोटे आकार की प्रतीत होती है। दूरदर्शी की सहायता से हम उनका आवर्धित आकार या कह लीजिए प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी की। खगोलीय दूरदर्शी, इसमें लेंसों का उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ प्रकाश के गुण का उपयोग होता है। इस कारण इसको अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में दो कम फोकस दूरी एवं द्वारक के उत्तल लेंस होते हैं जो समाक्षीय रूप से एक बेलनाकार नलिका के सिरों पर व्यवस्थित होते हैं। इनमें से बड़े द्वारक का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है जिसे हम अभिदृश्यक बोलते हैं, और तुलनात्मक रूप से कम द्वारक का जो लेंस होता है उत्तल लेंस, वो नेत्र की ओर होता है जिसे हम नेत्रिका बोलते हैं। इनको क्रम से हम ओ से या ई से दर्शाते हैं। ठीक है। इन दोनों लेंसों को एक नलिका के सिरों पर ही व्यवस्थित किया जाता है और रैक पिनियन व्यवस्था या दंतुर चक्र व्यवस्था की सहायता से दोनों लेंसों के मध्य दूरी को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। व्यवस्था हम इस रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। यह आपका अभिदृश्यक लेंस है, अधिक फोकस दूरी अधिक द्वारक का तुलनात्मक रूप से। ठीक है। और ये नेत्रिका लेंस है जिसका द्वारक आपका कम है। वैसे दोनों ही लेंस कम फोकस दूरी के होते हैं। ठीक है। ये दोनों एक नलिका के सिरों पर व्यवस्थित होते हैं और इन दोनों के मध्य की दूरी को रैक पिनियन व्यवस्था या दंतुर चक्र व्यवस्था की सहायता से बदला जाता है। अब प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है उसको समझते हैं। दूरस्थ स्थित वस्तु, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है ए बी से, चलने वाली प्रकाश किरण सर्वप्रथम अभिदृश्यक पर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती है, वहां पर इस वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित होता है। ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब प्रदान करता है। हमारा नेत्र यहाँ पर होता है। ठीक है। तो प्रक्रिया स्पष्ट हो गई कि अभिदृश्यक पहले वस्तु का एक प्रतिबिंब बनाएगा, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और नेत्रिका लेंस के द्वारा हमें अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चूंकि वस्तु काफी दूरी पर है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अभिदृश्यक लेंस के फोकस बिंदु पर बनता है। ठीक है। स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि नेत्रिका लेंस की इस वस्तु से दूरी उसकी फोकस दूरी के बराबर हो, एफ के बराबर हो, यानी कि जो अंतिम प्रतिबिंब बने वो अनंत पर बने, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब। ठीक है। यानी कि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी के योग के बराबर होती है। ठीक है। अब बात करते हैं आवर्धन की। तो आवर्धन हम जानते हैं ये बराबर होता है बीटा बटे अल्फा के। हम सूक्ष्मदर्शी के लिए पढ़ चुके हैं, वही व्यवस्था यहाँ पर है। ठीक है। बीटा किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और अल्फा वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस चित्र में, अगर ये प्रकाशिक यंत्र ना हो तो हमारा नेत्र अभिदृश्यक के स्थान पर होगा। ठीक है। या कह लीजिए इसके प्रकाशिक केंद्र पर होगा यहाँ पर। ठीक है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जो ओ पर आपतित हो रही है ये नेत्र पर दर्शन कोण आपतित करेगी, तो उसको कहेंगे हम अल्फा। तो यहाँ पे हम इस कोण को किससे दर्शा रहे हैं? अल्फा से। ठीक है। हम जानते हैं अब कि किसी भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण सीधी निर्गत होती है। ये इस दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष है। ये प्रकाश किरण सीधी निर्गत होगी यानी कि यहाँ पर इसको प्रतिच्छेदित करेगी। तो ये दोनों कोण यानी कि कोण अगर हम इस तरह से लें ए ओ बी,
और यहाँ पर हम ले बी ओ ए डैश, ये दोनों कोण सम्मुख कोण होंगे, यानी कि दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। अगर हम इस कोण को अल्फा मान रहे हैं तो ये कोण भी किसके बराबर होगा, अल्फा। अब बात करते हैं बीटा की। तो किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा जो प्रतिबिंब निर्मित होता है उसके द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण ये कहलाता है बीटा। उसके लिए हम ये प्रकाश किरण लेंगे जो अंतिम प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, और नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, क्योंकि हमारा नेत्र ठीक इसके पीछे होगा। तो इसके द्वारा अंतरित कोण बीटा कहलाएगा। ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश किरण है जो आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है अंतिम प्रतिबिंब से, तो दोनों के मध्य बनने वाला कोण ये कहलाएगा बीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्फा और बीटा प्राप्त करते हैं। अब आवर्धन के लिए हमें इन दोनों की ही आवश्यकता है, तो इनके मान ज्ञात करने के लिए हम ये त्रिभुज प्रयोग करेंगे, ओ ए डैश बी डैश और यहाँ पे ई ए डैश बी डैश। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम आवर्धन ज्ञात करेंगे और उसी के आधार पर दूरदर्शी कुल लंबाई या कह लीजिए दोनों लेंसों के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं हम त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश से। यहाँ पर अल्फा के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे ये tan अल्फा लगेगा। tan अल्फा बराबर किसके, ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश। इसके उपरांत हम कोण बीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ई से tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश। हम जानते हैं कि दोनों ही लेंस कम फोकस दूरी और द्वारक के हैं, अतः बनने वाले सभी कोण अल्प कोण होंगे और अल्प कोणों के लिए आप जानते हैं tan अल्फा बराबर अल्फा के और tan बीटा बराबर बीटा के, यानी कि अल्फा बराबर आ गया ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश और बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश। अब हम आवर्धन ज्ञात कर रहे हैं, आवर्धन m बराबर बीटा बटे अल्फा और ये किसके बराबर, ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश। इसके बटे में ये रखेंगे ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश, तो इसको व्युत्क्रम को हम गुणा के रूप में ले सकते हैं, यानी गुणा के रूप में हम ले रहे हैं ओ ए डैश बी डैश। यहाँ पे ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ओ ए डैश बटे ई बी डैश। अब हम चिन्ह परिपाटी से मान लेंगे ओ ए डैश अभिदृश्यक लेंस के लिए फोकस दूरी है, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में धनात्मक लेंगे ओ एफ। इसके बाद ई बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए फोकस दूरी है, आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है और इसको हम ऋणात्मक लेंगे, तो यहाँ पर हम ऋणात्मक ले रहे हैं। तो इस तरह से आवर्धन आ जाता है माइनस एफ ओ बटे एफ वी, ठीक है। अब दूरदर्शी की लंबाई या कह लीजिए दोनों लेंसों के मध्य की दूरी क्या होगी, एल बराबर एफ ओ प्लस एफ वी, ठीक है। तो ये हो गया खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी के लिए आवर्धन, ठीक है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं परावर्ती दूरदर्शी या परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है। अपवर्ती दूरदर्शी में प्रकाश के अपवर्तन के गुण का उपयोग होता है और परावर्तक दूरदर्शी में प्रकाश के परावर्तन गुण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि अगर बहुत बड़ी दूरियों पर स्थित वस्तुओं जैसे कि आप कह लीजिए अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य तारे या ग्रहों, इनका हम अध्ययन करें तो उसके लिए हमें बड़े द्वारक के अभिदृश्यक की आवश्यकता होती है। यानी कि जितनी अधिक दूरी होगी उस या कह लीजिए वस्तु जितनी अधिक दूरी पर स्थित होगी तो उसके अध्ययन के लिए या उसके आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें अभिदृश्य का आकार उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन हम बड़े द्वारक के उत्तल लेंस निर्मित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े द्वारक के उत्तल लेंस निर्मित करना चाहेंगे तो उत्तल पृष्ठ उत्तल न रहकर परवलयकार हो जाएगा और साथ ही साथ जैसे जैसे द्वारक बढ़ता है तो गोलीय विपतन और वर्ण विपतन दोष भी बढ़ता है, यानी कि हम स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। तो अंतरिक्ष अध्ययन के लिए अगर हमें प्रयोग करना है तो हम साधारण लेंसों से निर्मित यानी कि अपवर्तन के गुण पर आधारित दूरदर्शी का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग न कर कर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हम बड़े आकार के या बड़ी द्वारक के अवतल दर्पण बना सकते हैं।
तो ये समस्या समाप्त हो जाती है कि हमें जितनी बड़ी दूरी के लिए अध्ययन के लिए दूरदर्शी चाहिए उसी के अनुसार हम अभिदृश्यक का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन नहीं, तो आपका वर्ण विपतन और गोलीय विपतन ये समस्या भी आपकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस पर आधारित जो आपकी दूरदर्शी होती है प्रकाश के परावर्तन पर आधारित, उसको हम बोलते हैं परावर्तक दूरदर्शी, और इसकी सहायता से हमें स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अगर हम इसकी क्रियाविधि की बात करें तो परावर्तक दूरदर्शी में एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है जो अभिदृश्यक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे M1 एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण है और जो अभिदृश्यक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक बहुत बड़ी दूरी पर स्थित कोई वस्तु है AB जिसका हमें अध्ययन करना है, तो उससे चलने वाली प्रकाश किरण सर्वप्रथम किस पर आपतित होंगी? इस अभिदृश्यक पर आपतित होंगी। अभिदृश्यक से परावर्तित होती हुई प्रकाश किरण एक दूसरे दर्पण जिसको दर्शा रहे हैं हम M2 से, यह समतल दर्पण होता है, इस पर आपतित होती हैं। यह दर्पण इस अभिदृश्यक के फोकस के निकट होता है और मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए व्यवस्थित होता है। ठीक है, अगर ये दर्पण यहाँ पर ना होता तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता। ठीक है, लेकिन दर्पण बीच में उपस्थित है और ये इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि इससे परावर्तित होती प्रकाश किरण एक प्रतिबिंब बनाए और प्रतिबिंब बनाती हुई एक किरण नेत्रिका लेंस पर आपतित हो। जैसे ध्यान होगा, हमने पहले दूरदर्शी में पढ़ा कि पहले अभिदृश्यक एक प्रतिबिंब बनाता है, वो नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर है, बस यहाँ पर अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर हमने क्या लिया है? अवतल दर्पण लिया है। तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होती हुई इस समतल दर्पण पर आपतित होती है और इससे ये पुनः परावर्तित होती हुई यहाँ पर इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित होता है। अब ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, और इस नेत्रिका लेंस के द्वारा इसका अंतिम प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है परावर्तक दूरदर्शी की। अब इसके लिए आवर्धन की बात करेंगे तो दूरदर्शी के लिए आवर्धन हम पढ़ चुके हैं। M बराबर किसके आता है? -F0 या FO कह सकते हैं बटे FV। यहाँ पे FO क्या है? अभिदृश्यक की फोकस दूरी, और FV क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। अब चूंकि हमने अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण प्रयोग किया है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -R0 बटे 2, या M बराबर किसके आ जाएगा? -R0 बटे 2 FV। ठीक है, तो ये आ गई आपकी परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही। अब हम इस चैप्टर से जुड़े हुए आंगिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो आपके थ्योरेटिकल प्रश्न है वो आपके थ्योरी में कवर किए जा चुके हैं। आप देखिए, अगर कोई प्रश्न आपका समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आंगिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई थ्योरेटिकल प्रश्न में समस्या आती है या आंकिक प्रश्न में भी आती है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ आंकिक प्रश्न लेते हैं इससे जुड़े हुए। सबसे पहले हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है और इसके सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा है। ठीक है, या वस्तु उपस्थित है। तो इसके लिए हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। आंकिक प्रश्नों को हल करते हुए हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, उसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमें दिया क्या है? अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी दी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक लेते हैं तो F बराबर -24 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी U बराबर -36 सेंटीमीटर। हमें V का मान ज्ञात करना है। तो 1/F बराबर किसके? 1/U प्लस 1/V दर्पण सूत्र से हम ये मान रखेंगे। तो F के स्थान पर -24 और U के स्थान पर -36। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1/V का मान निकालना है, यानी कि 1/V की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे तो 1/36 माइनस 1/24। ठीक है, LCM लेंगे। आपका जो LCM आएगा वो 72 आएगा।
आगे सरल करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यानी कि 2, और 24 से डिवाइड करेंगे आपका 3 आएगा। इस तरह से 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो 1/v बराबर -1 आपका 72। अब v की वैल्यू निकालेंगे तो इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, -72 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, कह रहा है किसी माध्यम का निर्वात में सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है, यानी निर्वात के सापेक्ष मान के चलिए, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको दिया है। अब कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल या कह लीजिए वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करिए। ठीक है, यानी कि आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिया, आप म्यू से दर्शा सकते हैं या एन से, ये बराबर किसके 1.33। प्रकाश का वेग आपको दे दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और माध्यम में वेग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर किसके होता है c/v, तो v बराबर किसके आ जाएगा c/n। c का मान रखेंगे और n का मान रखेंगे। अब c का मान रखेंगे तो 3 × 10⁸ बटे 1.33, 1.33 से इसको डिवाइड करेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं दी हैं आपकी 18 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए, यानी कि हमको f दे दिया, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि f बराबर 20 सेंटीमीटर, R1 18 सेंटीमीटर और R2 यहाँ पे हम लेंगे -24 सेंटीमीटर। अब आप सोच सकते हैं कि प्रश्न में तो माइनस नहीं दिया, लेकिन हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे। उत्तल लेंस के लिए जो पहला पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक आपतित प्रकाश किरण की दिशा में होती है। ठीक है, और जबकि दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक होती है आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो हम यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे, इसको माइनस लेंगे। ठीक है, n/1 ज्ञात करना है, तो लेंस मेकर समीकरण से हम जानते हैं 1/f बराबर किसके होता है n/1 - 1, दूसरे कोष्ठ में 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/20 f का मान रखेंगे 1/20 पहले कोष्ठ में n/1 - 1, उसके बाद दूसरे कोष्ठ में 1/18 माइनस 1/r2 का मान -24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, तो 1/18 प्लस 1/24। ठीक है, आगे आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम आपका 72 आएगा, ऊपर आपका 4 आ जाएगा क्योंकि 18 से डिवाइड करेंगे उसकी गुना ऊपर। ठीक है, उसी तरह से 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/20 बराबर n/1 - 1 7/72, n/1 - 1 इसको हम इधर ले आएंगे तो 1/20 मल्टीप्लाई 72/7, 20 से इसको डिवाइड करेंगे 3.6 आ जाएगा अपॉन 7, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.514। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है n/1 की, तो 1 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो 1 + 0.514, तो ये आपका आ जाएगा 1.514। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके पर 50 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यदि अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। ठीक है, तो हमें आपतन कोण दे दिया है 50 डिग्री, अपवर्तन कोण दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, n/1 का मान हमें ज्ञात करना है, तो स्नेल के नियम से n/1 ये किसके बराबर होता है sin i/sin r, ये बराबर हो जाएगा sin 50 डिग्री बटे sin 30 डिग्री। आगे मान रखेंगे इनके, sin 50 का मान होता है 0.7660 और sin 30 का 0.5 या 1/2, सरल करेंगे तो आपका मान ही आ जाएगा 1.532। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है एक बिंब या कह लीजिए वस्तु 0.10 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.06 मीटर दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। तो उत्तल लेंस दे दिया, फोकस दूरी धनात्मक होगी, f बराबर 0.10 मीटर, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेनी है, ये आप ध्यान में लेके चलिए। ठीक है, u बराबर किसके -0.06 मीटर, कोई विशेष स्थिति हो तो उसके आपको प्रश्न में दिया जाएगा तो उसके अनुसार लेना। ठीक है, अब v का मान हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर किसके 1/v माइनस 1/u, मान रखेंगे 1/0.10 बराबर 1/v माइनस
1/-0.06। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी और इस पद में भी ऊपर नीचे 100 से गुना कर लेता हूँ, या आप इस तरह से कह लीजिए कि हम दशमलव को हटा लेते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा 100/10। ठीक है, बराबर 1/v प्लस 100/6। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं क्योंकि v की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 100/10 माइनस 100/6। एलसीएम लेंगे, मैं यहाँ पे एलसीएम 30 ले रहा हूँ, 10 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 300 हो जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 100 में गुना करेंगे आपका 500 ऊपर आ जाएगा माइनस का, 300 माइनस 500 माइनस के 200, 200/30, या v बराबर -30/200। इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर, या सेंटीमीटर में लेंगे तो 15 सेंटीमीटर। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तक कोण के प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग और बैंगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक है 1.514 और 1.523 है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करिए। तो हमें NV दे दिया है, NR दे दिया है, थीटा दे दिया है। अब हम जानते हैं कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर किसके होता है, डेल V माइनस डेल R के, लेकिन हमें जो संबंध लेना है वो NV और NR के मध्य लेना है। तो इसको विचलन को अपवर्तनांक के पदों में लिखेंगे, तो हम जानते हैं डेल V किसके बराबर होता है, NV -1 इंटू ए। इसी तरह से डेल R किसके बराबर होता है, NR -1 इंटू ए। वो मान यहाँ पे रखेंगे, ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, थीटा बराबर NV - NR ए। ये आपको मैं करवा भी चुका हूँ। ठीक है, थ्योरी में संबंध स्थापित, तो इस संबंध का हम प्रयोग करेंगे। NV और NR और ए के मान हमें दिए हैं, ये मान हम रख देंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये अंतर आएगा 0.009 गुना 6 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.054 डिग्री। ठीक है, इस पार्ट से कुछ प्रश्न और लेंगे कल। ठीक है, और साथ ही साथ आपका अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।